गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट जीआरएफ में लगा हुआ उपन्यास संख्या 9 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है तमस और रचनाकार है भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं तमस उपन्यास के मुख्य पात्र की लिस्ट बहुत लंबी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं पात्र। इसमें पहला पात्र है नत्थू। समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला युवक, जाति से चमार, जिसने 5 रुपये मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर को मारा। मुराद अली अंग्रेज़ों का चमचा, पतली बैग की छड़ी झुलाता रहता, ठिगना काला। अगला पात्र बख्शी जी। जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, बलगमी शरीर वाले, उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यकर्ता, कामचोर, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता। जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक रूप से विक्षिप्त, ईमानदार। बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था। तब यह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। उसका न घर था न बीवी बच्चे थे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पीट कर आता था। पुलिस के लाठी चार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे, वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियां तुड़वाकर आता था। अगला पात्र शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी, मुनादी वाला। अगला पात्र देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीत सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य। वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काटकर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली
खादी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेकेदार के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे, जिसकी एवज में वे सेठी को चुनावों में टिकट दिलाने वाले हैं। असल में मेहता जी और शंकर लाल की आपस में पटती नहीं थी। अगला पात्र देवदत्त, कम्युनिस्ट। कांग्रेस की सदस्यता के नियम। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कत्ती, हाथ की बुनी खादी पहनना हो, चरखा कातता हो, कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। जरा भी लगन आज़ादी दी गई, जी हाँ दे मन दे बीच, ओ मजनू बन दे फिर दे ने हर सेहरा हर बंदे बीच। अगला पात्र रिचर्ड, जिला कलेक्टर। लीजा रिचर्ड की पत्नी पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी संस्कृत के ज्ञाता, सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ थे। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पूर्ण कार्य भी बड़ी लगन से करते थे। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक, हिंदू संगठन के युवाओं को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दी। इनका 15 साल का बेटा रणबीर मास्टर देवदत्त का शिष्य था। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले। रणबीर 15 साल का तरुण रणबीर दानवीर प्रधान जी का बेटा था। मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। अगला पात्र बोधराज। रणबीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। लेटकर बाण चला सकता था, शब्द भेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। धर्मदेव रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से करतूसों की खाली पेटी उठा लाया था, ताकि उस कमरे में शस्त्र अस्त्र का आभास होता रहे, जिसे रणबीर ने शास्त्रागार बनाया था। नायक कमस रीट के बाबू मस्त राम का बेटा था। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्यों वाले मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली
फौजी कमीज पहनता था। शंभू रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य, इंद्र रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य, मनोहर रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। मनोहर, इंद्र, शंभू, रणबीर ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। रणबीर कद का छोटा था, इसीलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली से एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणबीर का पूरा दल था। उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। प्रोफेसर रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ में उठना बैठना था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड को वह सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, रूमी टोपी पहनता था। हार्वर्ड मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल अमन पसंद व्यक्ति था। मौलादाद बिजली कंपनी में क्लर्क, दाढ़ी वाला, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। हकीम अब्दुल गनी हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। नानबाई की दुकान थी जहां सभी बैठकर कहवा पीते थे। लाला लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति ऊंचे मकान में रहते थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे। नानकू लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर। फतहदीन लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी। शाहनवाज लाला लक्ष्मी नारायण के समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उसके पास गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी थी। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी ब्यूक गाड़ी में सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शाहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती है। दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रह रहे थे, से रघुनाथ की बीबी के गहने की पोटली निकाल ली थी। शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था। जब भी वे रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बनाती थी। फातिमा शाहनवाज की पत्नी मिल्खी
रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर शाहनवाज जब रघुनाथ की बीबी के गहने लाने उसके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खलवाने का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्खी को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था। मिल्खी दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था। वे उसी बीच घर रखाने के लिए छोड़ गए थे। अगला पात्र सलोत्री साहब। इनका नाम लेकर मुराद अली ने नथ्यू चमार से सूअर मरवाया था और बोला था कि सलोत्री साहब ने मरे हुए सूअर की मांग की है। जत्थेदार किशन सिंह। गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा था। किशन सिंह पहले बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और बर्मा की लड़ाई के दांव पेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर इंग्लिशिया सरकार के 3 तमगे थे। हालांकि उसने तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामे ही पहन रखा था। सरदार हरी सिंह। गुरुद्वारे की दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरी सिंह को सौंपा गया। दाईं ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ, क्योंकि सरदार हरी सिंह ने अपने हम सायों पर गोली चलाने को स्वीकार नहीं। बिस्नबी मनिहारी वाले इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था, जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। चलिए आगे देखते हैं। शेख गुलाम रसूल। गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बना रखा था। मुखिया सरदार तेज सिंह। तेज सिंह में वजन था। उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रंजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। युवा प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा था। सोहन सिंह वह युवा जो गुरुद्वारे में यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि
हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे बीच बोया है। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीटकर चुप कराकर बिठा दिया था। मिर्दाद, जो हाल सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, वही हाल मिर्दार का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्रदराज लोग मिर्दाद जैसे युवकों की यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेज़ी हुकूमत ने बोई है। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदुओं और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेज़ी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं है। वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। अगला पात्र है गोपाल सिंह मुखबिर। गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने लगा था, किंतु जिस घर में छिपा था वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे पहुँच गया। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह, किशन सिंह, बालदेव सिंह। धर्म रक्षा की उत्तेजना में वे अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे आ गया था, यह सोचकर कि माँ तो अब बची नहीं होगी। माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लुहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंककर उसकी हत्या कर दी। हरनाम सिंह बंतो दंपति ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर था। ढोक इलाही बख्श के ही निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। जसबीर कौर और इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम सिंह और बंतो के बेटी और बेटे थे। जसबीर की शादी हो चुकी थी। वे जिस गांव में थी वहाँ सिखों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चित था कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी, किंतु हरनाम सिंह और बंतो को लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला कहाँ होगा। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा
इकबाल मीरपुर में बजाजे की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था। अगला पात्र है एहसान अली। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने भागकर पनाह ली हुई थी। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतों को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर से उसी का ट्रक चुराकर लाया था लूट में, और उसकी बहू अकरा उसका ताला तोड़ रही थी तो हरनाम सिंह ने खुद ही ट्रक की चाबी दे दी और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ ये तुम्हारे हाथ लग गया, ये हमारा ही ट्रक था, पर अब तुम इसे अपना ही समझो। अगला पात्र है राजो। राजो एहसान अली की पत्नी, जिसने हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी। अकरा एहसान अली और राजो की बहू, उनके बेटे रमजान की पत्नी। अगला पात्र है रमजान। एहसान अली और राजो का बेटा जोशीला युवक, जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। नूरदीन रमजान का साथी, रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंट लादकर लाता ले जाता था। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे। जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नज़र आते थे। रमजान नूरदीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्शने के एवज में उससे इस्लाम कबूल करवाया। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल सिंह। हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोक इलाही बख्श। हरनाम सिंह की तहसील का नाम नूरपुर। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशो को दंगाई उठाकर ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर जाएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे। जो उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगा ले। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू
से कहती है कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी। बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशो नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज के 2 चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते हैं। यहाँ आए हुए लोगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी हैं, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया, क्योंकि कॉलेज न हिंदुओं का था, न सिख का, न ही मुसलमानों का था। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद। अगला पात्र है अल्लाह हरखा। यह अपने ही गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशो पर अनुरक्त था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाया है। बाद में प्रकाशो की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता है। प्रकाशो दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसके गांव का ही अल्लाहरखा अपहरित कर ले जाता है। चलिए आइए अब हम लोग तमस उपन्यास के कथा सार पर चर्चा करते हैं। उपन्यास का आरंभ नथयू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नथयू चमार को 5 रुपया देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपनी बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है।
नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज़ मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है और हमारी चालक शक्ति क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहां लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश को खोज रहा होता है, जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई है वही मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? असल में तमस यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाए सभ्यताएं जड़ से उजाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। चलिए आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं तमस उपन्यास के प्रमुख उदाहरण पर, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की।
कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती, यह बात महमूद कहते हैं। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू, और जो इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। रिचर्ड। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडहरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। लीजा। हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। रिचर्ड। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। रिचर्ड। सबसे पहली अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें। एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। पुण्यात्मा जी। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलाकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। पादरी हर्बर्ट।
दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। लेखक। बाबू ने कहा आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। मजदूर आपस में। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। लीजा के विचार। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने न अफसरों के साथ बनाकर रखी, न हमसायों के साथ। लाला लक्ष्मी नारायण से उसकी पत्नी। हम मध्य वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। देवदत्त। साहिबान, और आपसे कहता हूँ कि मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। जर्नल। बंतो तेरा रब्बा राखा, शरबत दा रब्बा राखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है। हरनाम सिंह। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हतुलवसा कोशिश करें कि गांव में फसाद न हो। सोहन सिंह। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हालत मजबूत बनी रहती है। मिर्दाद। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी।
भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय अथवा श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आँखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आँखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी। हरनाम सिंह, चाय वाले की बेटी, लेखक। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिल्ली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोककर मैदान में कूदे थे। लेखक। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पाँव फटने लगी। रात का इंद्र जालित वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुकाटों की महक से लदा हुआ। उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड पर फड़फड़ाता, ची ची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। लेखक। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे डेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मड़ाते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रूंड मूंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंच। लेखक। आगे देखते हैं। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी सी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी। लेखक। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3-3 महीनों के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी
फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलकर बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। लेखक यहाँ सभी टोटी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुँह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुँह पर कहते हैं। यह बात मनोहर लाल के द्वारा कहा गया है। फिसाद कराने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। बख्शी जी, इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है। अब तुम्हें और क्या काम करना है? लीजा, मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। लीजा, हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ? रिलीफ कमेटी का बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं? काट ले भाई गर्दन? क्या करूं? कश्मीरी लाल, गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही न दो। शंकर लाल, तू खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वो नहीं समझता तो डटकर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। बख्शी जी, दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया।
डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी लगने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। लेखक यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। लेखक हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। लेखक मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिपता को बेहतर बनाए। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइशें शामिल हो। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतज़ाम हो सके जिस पर लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। लुकस साहब साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरकावा राना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह ज़रूरी नहीं कि किसको नुमाइंदगी मिले, ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तजबीर कहता हूँ कि जनाब हयात बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। देवदत्त लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीटें के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नथ्यू मर चुका था, वरना नथ्यू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था
काले चेहरे और कंटीली मूंछों वाला मुराद अली उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउडस्पीकर में से नारे गूंज रहे थे, लेखक। तो इस प्रकार से तमस उपन्यास समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपन्यास के साथ।